ओबीसी को लेकर सियासी रण छिड़ गया है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसको ओबीसी और दलित विरोधी करार कहने में जुटा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी भाजपा है, उसका साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होंगे, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी सरकार। चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्बास हैदर जी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ हैं प्रवक्ता सुभाषपा, प्रियंका हमारे साथ प्रियंका सिंह जी है प्रवक्ता कांग्रेस, आकुश श्रीवास्तव जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले एक बार आपकी बात 30 सेकंड के अंदर सुन लेते हैं। शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे। तमाम विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सुभाषपा हो, यहां तक कि बहन जी भी यही कह रही हैं कि आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, यहां तक कि संविधान विरोधी भी है। 30 सेकंड। देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स शुरू की है आरक्षण को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है, आरक्षण के बिना चुनाव कराने जा रही है, मैं स्पष्ट तौर पर आपके देख रहे दर्शकों के सामने स्पष्ट कह रहा हूं कि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होगा। आरक्षण की जो पूर्ववत व्यवस्था थी, आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। जो संवैधानिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था अब तक चलती आई है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा उसी आरक्षण के तहत चुनाव कराने की थी और इसीलिए जो 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण शामिल था। हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है उसके आलोक में आरक्षण के साथ ही चुनाव विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा है कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, ये व्यवस्था लागू होगी उसके बाद चुनाव होंगे। अब्बास हैदर जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता। 30 सेकंड के अंदर अब्बास हैदर जी, आपने सरकार की बात सुन ली, खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन बगैर आरक्षण चुनाव नहीं होंगे। लेकिन विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है सरकार आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझकर प्रक्रिया फॉलो नहीं करी और ये जानते थे कि आर्टिकल 243U के अंतर्गत कहीं ना कहीं न्यायालय ये आदेश देगा कि चुनाव तुरंत कराए जाएं और इसके बावजूद इन्होंने प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया। अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए, ये झूठ कब तक चलेगा? ये एक मौका, पहला मौका नहीं है कि इन्होंने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया। ऐसे अनेकों मौके लगातार हम लोग देखते आए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। रुक करेंगे सुभाष चंद्र यादव जी का, प्रवक्ता सुभाषपा हमारे बीच में। 30 सेकंड के अंदर सुभाष चंद्र जी आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी पार्टी तो टिकी ही इस पर है, उसकी तो बुनियाद ही है, आप लोग पिछड़ों की बात करते हैं। आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखिए आस्था जी, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, जो फैसला किया, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, भारत देश की जो आबादी है, कहीं ना कहीं 60% से ज़्यादा है। उसके बावजूद ओबीसी का जो आरक्षण इस प्रकार सरकार के आदेशों पर जो सरकार ने जो भी तथ्य थे, शायद मुझे लगता है कि उस प्रकार से सरकार ने अपने तथ्यों को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से ये फैसला आया है। और हमसे ज़्यादा तो सरकार से जो पिछड़े वर्ग के जितने भी जो वोटर थे जिन्होंने इनको वोट दिया, सरकार बनाई है, हमसे ज़्यादा तो सवाल वो पूछेंगे कि आखिर में हमने आपको वोट देकर जो सरकार बनाई थी, क्या हमारे को इसी दिन देखने के लिए सरकार हमने बनाई थी? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिछड़ों को आरक्षण रद्द करने का जो फैसला था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सुभाष चंद्र जी, आपका वक्त पूरा, फिलहाल आगे लौटेंगे आपके पास। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रियंका जी, आपकी प्रतिक्रिया। निकाय चुनाव सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और कांग्रेस की विशेषकर बात करें तो अभी कांग्रेस ने हालांकि अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन आज हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद क्या रुख आपका? आस्था, सबसे पहले तो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो अपने आप में सवालिया निशान है कि किस तरह से आरक्षण का काम बीजेपी देख रही है। इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती को अगर हम देखें तो उसमें भी आरक्षण में धांधली की गई थी और ये पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आरक्षण के सपोर्ट में, पर किस तरह के आरक्षण के सपोर्ट में? 69,000 शिक्षक भर्ती में ही घोटाला किया आपने, उसके बाद यहाँ भी अगर आप देखिए कि आयोग का गठन करना था तो पहले ही कर लेना था। ट्रिपल टेस्ट की अगर बात है तो क्यों नहीं किया गया अभी तक? ठीक है प्रियंका जी, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे फिर आपके पास। रोकना चाहूंगी फिलहाल आपको, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा। आकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आकू जी, आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि निकाय चुनाव कुछ हफ्तों या कह लीजिए कुछ महीनों के लिए टल गए हैं, लेकिन हाँ, इसने एक आरक्षण, खासतौर पर पिछड़े आरक्षण को लेकर एक बहस और सियासत जरूर छेड़ दी है। निश्चित रूप से चुनाव टल गए हैं और इस टलने के पीछे मुझे लगता है कि एक तो बहुत अफसरों की लापरवाही है। अफसरों ने उस ढंग से चीजों को पेश नहीं किया जैसे कि हाईकोर्ट में मान्य प्रक्रियाएं होती हैं और
इससे सरकार की छवि को भी झटका पहुंचा है कि सरकार जो है पिछड़े वर्गों के समर्थक में है। दूसरी चीज ये अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर के असली खेल और पूरा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का है। सरकार ने जो ट्रिपल टेस्ट किया था, फॉर्मूला बनाया था, जिसमें ये था कि इनकी गिनती कर ली जाए और फिर उसके बाद उसी के आधार पर उनको उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो नहीं हुआ है। और यही एक मुश्किल है जो सरकार को बांध रही है, दिक्कत कर रही है। ठीक है। और अब फिलहाल सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनाई जाएगी और बिना आरक्षण लागू हुए निकाय चुनाव नहीं होंगे। डिबेट को विस्तार देते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख राकेश त्रिपाठी जी का। राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले से तैयारी नहीं की, आयोग पहले बन जाना चाहिए था, ट्रिपल टेस्ट पहले हो जाना चाहिए था, इसीलिए मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तो कह दिया बिना आरक्षण के चुनाव कराइए, आप लोगों ने आयोग बनाया नहीं, तो इसीलिए आरक्षण विरोधी कह कहकर अब विपक्ष जो है वो जनता तक मैसेज पहुंचा रहा है। देखिए आस्था जी, 2017 का जब निकाय का चुनाव हुआ था तो उसमें चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था लागू थी और 2022 के निकाय चुनाव में भी हमने 2017 की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। 5 दिसंबर को जो अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई थी, उसमें भी इसी चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था थी जिसमें ओबीसी का 27% आरक्षण शामिल था। इसलिए ये बात जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के आरक्षण नहीं चाहती है, वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अब तक सरकार जो चुनाव कराने जा रही थी, जिस पक्ष में पक्षधर थी, उसमें ओबीसी आरक्षण शामिल था। अभी जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई परिस्थितियां उपजी हैं, उसको लेकर के भी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा तब तक ये चुनाव नहीं होंगे। चुनाव जब भी होंगे ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे और इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी विधिक तौर पर, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो अपेक्षाएं की हैं कि आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट करें, हम उससे भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम आरक्षण खत्म करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। स्पष्ट तौर पर फिर दोहरा कर कह रहा हूं कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। ठीक है, बार बार इस पर जवाब अब्बास हैदर जी से ले लेते हैं। अब्बास जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आप लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आरक्षण विरोधी, ओबीसी आरक्षण विरोधी, दलित आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, तो इससे पहले भी जो सूची आई थी वो भी 27% आरक्षण के साथ आई थी, लेकिन रिव्यूड सूची आनी चाहिए थी। मतलब कमेटी बना करके ट्रिपल टेस्ट के बाद उस आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग जो ये बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी, कैसे आरक्षण विरोधी? इससे पहले भी जब अनाउंसमेंट और जो चुनाव आयोग को सबमिशन हुआ था वो 27% आरक्षण के साथ हुआ था। देखिए, 2-3 बात इन्होंने कही, उसका मैं तथ्यों के आधार पर बात रखना चाहूंगा। देखिए, जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसका पहला आधार ये होता है कि आयोग का गठन किया जाए, आयोग अपनी रिकमेंडेशन दे। दूसरा प्रक्रिया ये होती है कि उसके रिकमेंडेशन आधार पर लोकल बॉडीज के जो क्षेत्र है उनका परिसीमन हो और वहां पे जो है प्रॉपर जो है रिजर्वेशन दिया जाए। तीसरा जो उसकी प्रक्रिया है उसमें ये है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन टोटल जो है ओबीसी एससी एसटी मिलाकर के नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, पहली प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करी। देखिए, मामला क्या है, मामला यहाँ से नहीं है, मामला नागपुर से है। देखिए, पहले ही मोहन भागवत जी कह चुके हैं बिहार चुनाव से पहले कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और एक और भारतीय आरएसएस के बहुत बड़े नेता है मनमोहन वैद्य, उन्होंने भी एक लिटरेचर फेस्टिवल में इसी बात पे मोहर लगाई उसके 3 वर्ष बाद। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा आरक्षण को समाप्त करने की है। धीरे धीरे ये चाहते हैं कि आपको उसके 2 तरीके, ये 69,000 शिक्षक भर्तियों में आरक्षण किस तरह से इन्होंने खत्म किया वो हमने देखा, किस प्रकार से विश्वविद्यालयों में आरक्षण का मजाक बनाया भर्तियों में वो भी हमने देखा। ये दूसरा तरीका इनका ये कि चाहते हैं कि जो भी पीएसयूज है उनको बेच दिया जाए ताकि सरकारी नौकरियां ना निकालनी पड़े। जब सरकारी नौकरी नहीं निकलेंगी तो आरक्षण नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब संविधान के विरोध में है, जो पूरे आरक्षण की प्रक्रिया के विरोध में है, जिसके समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। लेकिन देखिए, जब अखिलेश यादव जी कह चुके कि इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद इनके स्टेटमेंट आने लगे कि आरक्षण पे फैसला नहीं होगा। और एक और बात, जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें जो पहला सेकंड बी, उसका जो ऑर्डर का बी पार्ट है वो स्पष्ट कहता है, 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किया था कि जो ईओ होंगे और जो नगर आयुक्त होंगे उनके हाथ पे सारे फाइनेंशियल पावर दे दिए थे नगर निगम के, जिसको क्वेश्चन किया है आज हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि ये आदेश कहीं ना कहीं, देखिए, एक तो ये है कि कंट्रोल लेना, कहीं ना कहीं चाहती नहीं भारतीय जनता पार्टी उनमें चुनाव हो, जनता अपनी सरकार चुने शहरों की और वहां पे काम हो, उसका कंट्रोल लेना है, डिले कराना है इसको। और दूसरा, पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण समाप्त करना।
ठीक है, तो दो संगीन आरोप, एक तो जानबूझकर सरकार डिले कराना चाहती है निकाय चुनाव, और दूसरा पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है और इसीलिए इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। राकेश त्रिपाठी से हम उस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ है, सुभाषपा के प्रवक्ता। सुभाष चंद्र जी, आपकी पार्टी का तो आप कह लीजिए कि आपकी पार्टी का उदय या वो बेस्ड ही इसी पर है कि आप कहते हैं कि हम पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज उठाते हैं। 27% के साथ पहली सूची जारी की गई थी, तो आप लोग तो कह रहे हैं कि एकदम से खत्म करना चाह रहे हैं। पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, लेकिन क्या इससे मैसेज जाता है कि सरकार आरक्षण चाहती नहीं? अब भी सरकार यही कह रही है कि बगैर आरक्षण चुनाव नहीं होंगे। देखिए आस्था जी, कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो पैदा करता है। जिस प्रकार अभी आकुश श्रीवास्तव जी ने भी बोला था कि अधिकारियों की जो अफसरशाही थी उनकी लापरवाही थी, और यही चीज़ मैंने पहले भी बोली कि सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर जिस प्रकार अपने तथ्यों को रखना चाहिए था मजबूती के साथ, उन तथ्यों को रखा नहीं। और जिस प्रकार रैपिड टेस्ट होता है कि पहले आयोग का गठन करने के बाद में आरक्षण का सर्वे करना चाहिए था, जो काम अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप, निर्वाचन आयोग का आदेश दिया कि आप चुनाव की प्रक्रिया को शुरुआत करिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं? क्या सुभाषपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है कि सरकार आरक्षण चाहती नहीं है, जैसा सपा कह रही है? नहीं आस्था जी, हम वो नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवालिया निशान तो लगाता है ना। अच्छा आस्था जी, मैं क्या बोल रहा, देखिए मैं ये नहीं बात, मेरी बात को अगर अमली जामा पहनाया जा रहा है, आपके चैनल के अंदर हमारे आकुश श्रीवास्तव जी बैठे, राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने स्पष्ट बोला कि कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही थी। और वही चीज मैंने भी बोली कि सरकार पूरी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो पूरे तथ्य थे, जिस प्रकार हाई कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने थे, उस प्रकार तथ्यों को पूरी तरीके से मजबूती से नहीं रख पाई। ठीक है, आप विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लीपापोती भी कर रहे हैं। हर बार की तरह आपकी बार भी स्टैंड साफ नहीं है। करने वाली बात नहीं आस्था जी। एक तरफ आपने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ठीक से कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ये आपने बात बोली। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोला कि क्या आप मंशा पर भी सवाल खड़े करते हैं, तो आपने गोलमोल जवाब दिया। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी वर्ग ही पूछेंगे ना कि क्या आखिर हमारी गलती थी जो हमने आपको वोट देकर सरकार बनाया और आप हमारे साथ ऐसा निरादन कर रहे हैं। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपने 69,000 शिक्षक भर्ती को कोर्ट किया, तो वहां तो जो भी कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरा कोर्ट का प्रोसीजर चला, उसके बाद उसके आदेश के कारण हुआ। उसमें आप लोग आरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण की अगर बात की जाए तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी जो है 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने जो संवैधानिक एक दर्जा होता है जो नगर पालिका को वो दिया, उसके साथ ही उन्होंने महिलाओं का आरक्षण हो, पिछड़ों को आरक्षण हो और दलितों को हो, इन सब के राजनीतिक उत्थान के लिए एक रूपरेखा बनाई। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से विश्वास करती है कि राजनीतिक रूप से जब तक हम इन्हें सशक्त नहीं करेंगे तब तक इनका उत्थान संभव नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है? और अगर करती है तो ये सवालिया निशान इन पर क्यों लगते चले आ रहे? और ये सवालिया निशान मैंने नहीं लगाया, ये डिस्कशन और डिबेट तो 69,000 शिक्षक भर्ती की आज से नहीं हो रही। अगर सरकार उस पर सफाइयां दे रही है तो गलती किसकी है? सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा ना। सरकार में तो आप बैठे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आप, अगर आपकी नाक के नीचे एक पिछड़ों को, दलितों को या महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है तो सवाल कौन पूछेगा आपसे? हम विपक्ष। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम उसके बगैर चुनाव नहीं कराएंगे, फिर भी आप मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी लगातार, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो यही कह रही है कि मंशा ठीक नहीं है, पिछड़ों के आरक्षण को बैकडोर से खत्म करने की ये सब चालें हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, एक तो तथ्यात्मक कोई आधार नहीं है इन बातों के पीछे। मैं तो तथ्यात्मक तौर पर कह रहा हूं कि जो 5 दिसंबर का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन में मैक्सिमम रिजर्वेशन ओबीसी के लिए था। ट्रिपल टेस्ट के बाद रिजर्वेशन हो सकता है शायद कम हो जाए, इसके पैरामीटर्स पर जांचने के बाद। मैक्सिमम रिजर्वेशन तो इस पहले से हम दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके छद्म तरीके से इस आरक्षण व्यवस्था को रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए वो पिटीशन में लेकर के गए। और उनके नामों की जांच करिए तो उसमें कुछ एंटी सीए गैंग वाले नाम भी मुझे दिखाई पड़े हैं। 93 पिटिशनर्स के नाम हैं, उन नामों में ऐसे ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस के साथ, सपा के साथ मिलकर के सीए में आंदोलन करने वाले नाम थे। इसलिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से, सरकार के इस प्रयासों पर पलीता लगाने के उद्देश्य से यह प्रयास किया गया है। हम सफल नहीं होने देंगे। स्पष्ट तौर पर फिर दोहरा रहा हूं कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। ओबीसी का हक नहीं माना जा सकता। और ओबीसी के लिए जो काम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, पहली बार मेडिकल एजुकेशन में
एमबीबीएस की सीट हो या पीजी की सीट हो, उसमें ओबीसी की 27% आरक्षण की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया है। 127वां संविधान का संशोधन, जिसके द्वारा हर राज्य को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो अपनी ओबीसी की आरक्षण की सूची स्वयं बना सकता है। यह डिमांड बहुत लंबे समय से हर राज्य की थी, लेकिन ये किसी सरकार ने नहीं दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। इसलिए जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण के खिलाफ है, वो पहले आईना देखें, अपना चेहरा उसमें देखें। जिनके लिए पी का मतलब पिछड़ों का उत्थान नहीं, बल्कि पुत्र का उत्थान, परिवार का उत्थान होता है। ये पी का मतलब पुत्र और परिवार जानते हैं, हम पी का मतलब पिछड़ों का उत्थान जानते हैं। और वास्तविकता में उत्तर प्रदेश की आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछड़ों के दरवाजे तक सुविधाओं को सीधे पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो आवास के मसले में हो, चाहे वो शौचालय के मसले में हो, चाहे वो छात्रवृत्ति के मसले को लेकर के हो, चाहे वो मुद्रा बैंक की योजना के तहत लोन लेने के मसले को लेकर के हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो। अब्बास हैदर जी अब इसका जवाब देंगे। कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी मार होती है। आपने कहा ना तो हमने कभी किसी सरकारी योजना में भेदभाव किया है कि पिछड़ों को ना मिले, दलितों को ना मिले या किसी जाति धर्म को ना मिले, और ना ही शैक्षणिक संस्थानों या किसी भी तरह की योजना जिसमें जरूरी होता है आरक्षण देना अलग से, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब जगह आपने फॉलो किया है। ये ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब्बास हैदर जी, तथ्यात्मक रूप से हाईकोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। इनको पहले से पता था, सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देशित कर चुका था कि भाई आप आयोग बना करके आप प्रॉपर चैनल से ये काम करें, प्रक्रिया को फॉलो करें। लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। आज 1 घंटे में आयोग बन गया, इससे पहले नहीं बनाया जा रहा था। तो आप एक बात बताइए कि जो 333 फॉर्मूला है, इसका उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब उसके बाद देखिए, जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय में, मतलब अभी तक ये प्रक्रिया चल रही थी, कोर्ट में मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, आप देखिए किसी भी स्टेटमेंट को उठा करके, इन्होंने कभी ये स्पष्ट नहीं किया कि सरकार की क्या मंशा है। आज जब ये मामला सामने आ रहा है, जब कोर्ट का आदेश आ रहा है, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकार ने प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया। तो जब आपने प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और जो कमी आयोग बनाएंगे वो अपनी फाइंडिंग देने में समय देगा, तो इसको टाला नहीं जा सकता। एक आर्टिकल 243U है जिसका उल्लेख ऑर्डर में हाईकोर्ट ने किया है। वो ऑर्डर, तो क्या आप लोग इस बात से चिंतित हैं अब्बास हैदर जी कि चुनाव टल जाएगा? विपक्षी पार्टियां क्या इस बात से चिंतित है कि चुनाव टल जाएगा, प्रक्रिया अपना वक्त लगाएगी? क्या आपकी चिंता का विषय ये है? 31 जनवरी को समय आखिरी है, उससे पहले चुनाव कराना ही कराना है। यह हाईकोर्ट का आदेश है। इनको पता था इस आर्टिकल के तहत हाईकोर्ट यही आदेश देगा। इन्होंने जानबूझ के प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया ताकि ओबीसी का आरक्षण हटाया जाए। और देखिए, जो आयोग ने, जो आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसमें SC/ST का रिजर्वेशन तो है, ओबीसी का रिजर्वेशन हटाया गया है, एक्सेप्ट वो SC/ST रिजर्वेशन, बाकी सीटों को आप नोटिफाई करिए, ये आदेश है। तो आप सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं ये स्पष्ट करें। दूसरी बात, आप ये स्पष्ट करें कि जो आपने इस प्रक्रिया को क्यों नहीं फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है आपको, जो आपने आदेश जारी किए उनको स्क्वैश किया हाई कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फटकार लगी है, तो आप दाएं बाएं बगले झांक रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात आप करना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से सरकार ने 2 बातें स्पष्ट की हैं। एक तो ये कि निकाय चुनाव बिना आरक्षण के बगैर नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और सरकार के भीतर भी बैठकें चल रही हैं और अलग अलग जगह से सलाह मशवरा, न्याय आयोग, सब जगह से सरकार द्वारा लिया जा रहा है। हमारे साथ आकुश श्रीवास्तव जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पूरी सिचुएशन को वो भी देख रहे हैं, अपना आकलन कर रहे हैं। आकू जी, विपक्ष की एक बड़ी टेंशन या चिंता आप कह लीजिए ये भी है कि चुनाव टल जाएगा, ये भी एक बड़ी वजह है। इसका क्या कारण आप देख पा रहे हैं कि अब वापस से प्रक्रिया होगी? जाहिर सी बात है, तो चुनाव टल जाएगा तो क्या उसके पीछे नफे नुकसान का भी कोई गणित है? निश्चित रूप से चुनाव टलेगा और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के पास में सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। और जब हाईकोर्ट ये कह रही है कि आपको चुनाव कराना ही कराना है, तो उसके टालने के लिए क्या रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के ही और ये इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ा संकट तीसरा पॉइंट है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। वो बात यह है कि स्टेट जो तीसरा पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि रिजर्व सीटों की संख्या SC/ST या OBC की 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। जब ये गिनती करेगा आयोग, जब ये बातें चीज होंगी, तो ये कहाँ से होगा? अभी तक की जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ये है कि ये निश्चित रूप से संख्या जो आयोग गठित होगा उसमें भी ये तय होगा कि ये नंबर इसके ज्यादा जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या, फिर जनगणना पे बात आ जाएगी, जनगणना के विवाद को लेकर के आ जाएगा मामला, जनगणना कराइए। जनगणना ना कराने के पीछे तमाम राजनीतिक कारण हैं, और उससे जो बाकी समूहों में भ्रम होगा, एक गुस्सा होगा, उससे झेलना मुश्किल काम होगा। जो चाहे आप बिहार को देख लीजिए, जहां जनगणना को लेकर के बातचीत की जा रही है या कोशिश की जा रही है, वहां पे भी यही होगा कि अगर वो आप जनगणना कराते हैं और इनके नंबर ज्यादा होंगे ही होंगे, जो आसार लग रहे हैं, जैसा कि अभी लगता है, तो फिर क्या किया जाएगा? तो सरकार अभी, मुझे लगता है, उसके लिए ये लोग जो अफसर उसको सही तरीके से वहां पेश नहीं कर पाए, और इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। अब्बास हैदर जी, शिवपाल यादव हाल ही में जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, पूरी तरह मर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, कार्यकर्ता तैयार हैं। आवाहन के जैसा हुआ। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक मुद्दा हाथ लग गया और आरक्षण कहकर आप लोग क्या किसी बड़े आंदोलन या किसी बड़े लेवल पर विरोध की तैयारी कर रहे हैं? थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव भी जेल भरो की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं अगर पिछड़ों के हकों को, उनके अधिकारों को, वंचितों के अधिकारों को हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो समाजवादी पार्टी का ये अधिकारी, ये दायित्व भी है कि उनकी लड़ाई लड़े। और देखिए, ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो और लंबा लटकेगा। इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में अभी लेकिन चुनाव तो अब्बास जी आरक्षण के साथ ही होगा ना, तो आप जनता के बीच में जाकर आरक्षण विरोधी कहिएगा कैसे? चुनाव तो आरक्षण के साथ ही होगा। आरक्षण के साथ होगा जब हाईकोर्ट के और आदेश पूर्व के में भी जो सूची गई थी वो भी 27% के साथ गई थी। देखिए, जो 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसकी डेटा तो अवेलेबल है सरकार के साथ, उसको पब्लिक डोमेन में ले जाइए। शायद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर कर ले और उसके आधार पर रिजर्वेशन को मान ले। जो अभी हमारे साथी बात कह रहे थे आकू जी, वो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के तीसरा टेस्ट है, उसी की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत आसान तरीका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया ताकि ये चुनाव कराना पड़े और जातिगत जनगणना और ओबीसी रिजर्वेशन का हनन किया जा सके। ये स्पष्टता साफ दिख रहा है। आज कहाँ है इनकी ओबीसी की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री? एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके नेताओं के मुंह से। कहाँ है बात करने वाले? तो क्या ठीक है, जातिगत जनगणना की आपने बात करी, जिसको आकू श्रीवास्तव कह रहे थे कि बात आरक्षण की निकलेगी तो उसमें एक जातिगत जनगणना का भी जिक्र जरूर आएगा। सुभाष चंद्र यादव जी, आप लोग तो हमेशा से कहते रहे हैं कि होनी चाहिए जातिगत जनगणना, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल, हम देखिए, हम पहले से भी कहते हैं और उसी बात को हम अभी फिर बोल रहे हैं, कायम है उस बात के ऊपर, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट हो रही, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। आस्था जी, आपने जो बोला था कि नहीं हम कहीं लीपापोती कर रहे थे, लीपापोती सुहेल थे भारतीय समाज पार्टी नहीं कर रही। लीपापोती अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के तहत ही आयोग का गठन करना चाहिए था, उसके बाद में आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद में सरकार आयोग का गठन करने जा रही है। अगर ये चीज पहले कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। तो कहीं ना कहीं लीपापोती करने का जो काम हो रही है लेकिन आरक्षण नहीं चाहती सरकार, खड़े हुए हैं। क्या इससे यह सिद्ध होता है? सुभाष जी, आरक्षण नहीं चाहती सरकार, क्या इससे यह सिद्ध होता है? आस्था जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रहा है। अगर आप पूरी तरीके से तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करते कोर्ट के अंदर, और ट्रिपल टेस्ट के तहत अगर आयोग का गठन कर सकते थे पहले, उसके तहत अगर आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, पिछड़ों को आरक्षण मिलता, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ढीला जो रवैया था, जहां पे अफसरों की लापरवाही थी और तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो गलत था। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा करता है सरकार की मंशा के ऊपर। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपका टेक। जातिगत जनगणना का भी जिक्र हो गया है, क्योंकि अब आरक्षण नए तरीके से रिव्यू होगा तो जातिगत जनगणना की भी बात होगी। नहीं तो 2011 का डेटा वो तो पुराना हो गया, उसके आधार पर 17 में चुनाव कराए जा चुके हैं, उसी आधार पर पूर्व सूची भी भेजी गई थी 27% की बनाकर। देखिए आस्था जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार को किसी भी ऐसे कदम की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे कि पिछड़ों की राजनीतिक हिस्सेदारी खत्म हो सके। अगर जातिगत जनगणना जरूरी है तो कराए ना सरकार, किसने रोका है सरकार को? सरकार तो डबल इंजन की है, उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है। तो अगर उनको लगता है कि अगर जातिगत जनगणना की जरूरत है तो करे ना जातिगत जनगणना, किसने रोका इन्हें? सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी के ऊपर डाका डाला जा रहा है, वो एक सोचने वाला विषय है। ये विषय इतना गंभीर है जिसके लिए सरकार को, मुझे लगता है कि फिर से एक बार अपनी पूरी पॉलिसी चेक करनी चाहिए। उनकी पॉलिसी में क्या आरक्षण की व्यवस्था है? किस तरह से वो सरकारी नौकरियों को खत्म करते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बिल्कुल पूरी तरह से एक उनका पूरा प्लानिंग है कि वो पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक सवालिया निशान है उनकी कार्यप्रणाली पर और पूरा देश देख रहा है, सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है।
ठीक है राकेश त्रिपाठी जी अंत में इसका जवाब देंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा है। बातें आ गई आपकी प्रियंका जी, राकेश त्रिपाठी जी इसका जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, सियासी ताव बढ़ता जा रहा है इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर और ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को विपक्ष और ज्यादा आगे हवा देने की कोशिश करेगा। आंदोलन की बात शिवपाल यादव कर रहे हैं, इससे पहले अखिलेश यादव जेल भरो की बात कर चुके थे। अब आरक्षण कहीं मुद्दा ना बन जाए बड़ा। देखिए आस्था जी, रोज आप महाबहस कराती हैं, खबरों पर बहुत पैनी निगाह रखती हैं। मुझे कोई एक अवसर बताइए जब इससे पहले सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने या किसी राजनीतिक दल ने कभी ट्रिपल टेस्ट की बात की हो, कभी पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए कोई आंदोलन करने की बात की हो, कहीं कोई धरना प्रदर्शन किया हो, कहीं कहीं किसी प्रकार से कोई लाठी खाई हो इस मसले पर। पूरी तरह से कोरी बकवास करने का काम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि अभी चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था में आरक्षण ज्यादा मिल रहा था ओबीसी को। ये जो नई व्यवस्था होगी, हो सकता है इससे आरक्षण कम हो जाए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चक्रानुक्रम व्यवस्था को लेकर के चलना चाह रही थी, लेकिन अपने छद्म नवेशों से। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज जो 92 पिटिशनर्स हैं, उन पिटिशनर्स में से कई ऐसे पिटिशनर हैं जो सपा बसपा द्वारा, कांग्रेस द्वारा फंडेड पिटिशनर हैं, जिन लोगों ने जानबूझ करके पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार पिछड़ों के आरक्षण के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देगी। हम पिछड़ों के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे और जो लोग भी ये इस खिलवाड़ में लगे हुए थे वो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो भी ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट की अपेक्षा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है, हम उसके आलोक में हम इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और कोई अन्य कुल मिलाकर सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू होगी और बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव बिल्कुल नहीं होंगे और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को हवा देना चाह रहे हैं। वो इसको इस तरह प्रस्तुत करने चाह रहे हैं कि जैसे सरकार आरक्षण के पूरी तरह से खिलाफ है और आरक्षण ना देना पड़े, धीरे धीरे पिछड़ों की भागीदारी कम करना चाहती है सरकार, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। इस तरह इस मुद्दे को हवा देकर विपक्षी पार्टियां जो है वो बयानबाजी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का स्पष्ट कहना है कि आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव होगा और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।